हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन को हमें कैसे पता चले कि इसके पास यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, या कितने सोल्यूशन आएंगे, नो सोल्यूशन हो जाए। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगे। देखो, होमोजेनियस के केस में नो सोल्यूशन तो आता ही नहीं, क्योंकि होमोजेनियस हमेशा कंसिस्टेंट होता है। बट नॉन होमोजेनियस के केस में यहाँ पर या तो यूनिक सोल्यूशन आपको मिलेगा, या तो इनफाइनाइट मिलेगा, या तो आपको सोल्यूशन ही ना मिले। तो तीन चीजें यहाँ पॉसिबल है। अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसके पास एक से ज्यादा सोल्यूशन है, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो एक से ज्यादा का मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। ठीक है, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा मिला तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि भाई इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। तो तीन केसेस पॉसिबल होते हैं यहाँ पर। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि नॉन होमोजेनियस में कब यूनिक सोल्यूशन आएगा, कब इनफाइनाइट आएगा, या कब नो सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले हम ना एक रिजल्ट ऐड कर लेते हैं, फिर उसके बेसिस पर हमें आसानी से पता चल सकता है कि कब सोल्यूशन होगा, कब नहीं होगा। तो ये रहा आपका रिजल्ट। तो रिजल्ट दे रखा आप लोगों को। यहाँ पर क्या दिया, कंसिडर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसिडर कंसिडर अ नॉन होमोजेनियस कंसिडर अ नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कंसिडर नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यहाँ पर एक हम नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज ए एक्स इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने, बी ले लिया। तो मान लीजिए यहाँ पर ए का ऑर्डर कितना हो जाएगा, ए का ऑर्डर से एम क्रॉस एन है, एम क्रॉस एन, और इसका ऑर्डर एन क्रॉस वन है, मतलब इसके पास एन वेरिएबल्स हैं और इसका ऑर्डर एम क्रॉस वन है। तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, या नंबर ऑफ अननोन्स आप कह सकते हो। तो आपको पास एक दिया गया है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और बी आपका नॉन जीरो है। तो उस केस में देन पहला रिजल्ट क्या कहता है, देखो, अगर मान लीजिए आपको दिया जाता है नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अगर आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी ले लिया, और उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी को आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और आपको देखना ए और ए बी दोनों का रैंक अगर सेम ना आए। यहां पर आप क्या कह सकते हो, अगर रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ बी, ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, अगर दोनों का रैंक सेम ना मिले, तो इस केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दिया जाता है उसके पास सॉल्यूशन नहीं आता है। अगर ए और ए बी का रैंक डिफरेंट हो जाए, तो यहां पर आप कह सकते हो देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, देन सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। इनकंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है, उस सिस्टम के पास सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट इज सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। दैट इज सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप बता सकते हो कि नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब ए का रैंक ए बी के रैंक के बराबर आ जाए। अगर दोनों रैंक डिफरेंट हो जाएंगे तो कभी भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट यहां पर ऐड करिए। अगर आपको क्या दिया जाता है, रैंक ऑफ ए जो है ए किसके इक्वल हो जाए, रैंक ऑफ ए बी के इक्वल हो जाता है, तो उस केस में सिस्टम क्या हो जाएगा, तो आपका जो सिस्टम होगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है इसका मतलब सिस्टम के पास सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहां पर आप सेकंड कह सकते हो, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम आपका कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा इसका मतलब सिस्टम के पास सॉल्यूशन मिलेगा। तो यहां पर आप कह सकते हो सिस्टम हैज सॉल्यूशन, सिस्टम हैज सॉल्यूशन। तो सिस्टम के पास आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए सिस्टम के पास सॉल्यूशन आता है, तो अब यहां पर बात आती कितना आता है, यूनिक आता है या इनफाइनाइट आता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, तो यहां पर दो चीजें पॉसिबल हो सकती है, या तो सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन आए, या तो सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको क्या दिया जाता है, अगर ए का रैंक, देखो सॉल्यूशन आने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, ए का रैंक और ए बी का रैंक दोनों का रैंक आपका सेम होना चाहिए। और ए किसके इक्वल मिल जाता है, नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल मिल जाता है। अगर ए का रैंक और ए बी का रैंक सेम हो तो मतलब सिस्टम के पास सॉल्यूशन है। और ये रैंक अगर नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल मिल जाता है तो आप क्या कहेंगे, सिस्टम के पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो यहां पर आप कह सकते हैं देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो सिस्टम के पास सिर्फ एक सॉल्यूशन होगा। तो ये एक सॉल्यूशन कैसा होगा, ट्रिवियल या नॉन ट्रिवियल,
ट्रिवियल नहीं, ट्रिवियल नहीं होगा, ये नॉन ट्रिवियल होगा, क्योंकि होमोजेनियस के नॉन होमोजेनियस के पास ट्रिवियल सोल्यूशन तो होता ही नहीं है। तो इसके पास भले ही यूनिक सोल्यूशन मिले, वो नॉन ट्रिवियल वाला ही होगा, चाहे इसके पास यूनिक सोल्यूशन मिले या इनफाइनाइट मिले, दोनों तरह के सोल्यूशन यहाँ पर नॉन ट्रिवियल होंगे, यहाँ पर ट्रिवियल सोल्यूशन होता ही नहीं है, ठीक है। देन सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन कैसा सोल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन होगा। अब सेकंड यहाँ पर ऐड कर लीजिए, अगर मान लीजिए सबसे पहली बात ए का रैंक ए बी का रैंक दोनों सेम हो तो इनके पास सोल्यूशन आएगा, और मान लीजिए दोनों का रैंक सेम है बट नंबर ऑफ अननोन से छोटा है, तो उस केस में सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस चार्ट को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, इसकी मदद से आप लोग नॉन होमोजेनियस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो पहली बात, अगर ए का रैंक ए बी के इक्वल ना आए तो सोल्यूशन नहीं होगा, अगर ए और ए बी का रैंक सेम आता तो सोल्यूशन होगा, अगर एन के इक्वल आ जाए दोनों का रैंक तो यूनिक होता, अगर एन से छोटा आ जाए तो उस केस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पर आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है ए और बी की किस वैल्यू के लिए सिस्टम के पास कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, या यूनिक सोल्यूशन होगा, या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले नॉन होमोजेनियस को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम ऑगमेंटेड लेते हैं, ऑगमेंटेड ए बी लेते हैं। होमोजेनियस में हम सिर्फ ए लेते थे क्योंकि वहां पर ए जो बी था वो ऑलरेडी जीरो होता था, तो ए ही मिलेगा बेसिकली, इसलिए हम ए लेते थे। और नॉन होमोजेनियस में हम दोनों लेंगे, ए और बी, क्योंकि यहाँ पर बी आपका नॉन जीरो है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। कंसिडर अगर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी लेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ए आपका क्या है 1 1 1 2 3 5 4 6 ए, और बाद में आपको बी लिखना है तो एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर 3 10 एंड बी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें इसके नीचे ये जो दिख रहा है इसके नीचे जीरो करना पड़ेगा, 1 के नीचे। तो आप यहाँ पर कह सकते हो क्या करोगे, रो 2 में चेंजेस करोगे सच दैट रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1 करेंगे, रो 3 में चेंजेस करेंगे सच दैट रो 3 माइनस 4 टाइम्स रो 1 करेंगे। तो आपका जो नया मैट्रिक्स मिलेगा, नया मैट्रिक्स कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसे देखिए, तो ये आपको मिलेगा फर्स्ट रो एज इट इज 1 1 1 3। ये वाले लाइन को इग्नोर करिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो इसको इग्नोर करिए, नॉर्मल मैट्रिक्स ट्रीट करके इसे सॉल्व करिए। तो ये हो जाएगा 0 3 माइनस 2 1 5 माइनस 2 3 10 माइनस 6 4 होगा, ए 0 हो गया, 6 माइनस 4 ये 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए माइनस 4, और ये हो जाएगा बी माइनस 12। ये आपका नया मैट्रिक्स आ गया, देखिए। ठीक है, यही है, देख लीजिए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, अब इसके नीचे मुझे जीरो करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, रो 3 में चेंजेस करूंगा सच दैट रो 3 माइनस 2 टाइम्स रो 2 कर देता हूं। तो आपका जो नया मैट्रिक्स हो जाएगा वो कैसा बनेगा, देखिए, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो ये 0 0। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस 4 माइनस 6, ए माइनस 4 माइनस 6 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ए माइनस 10, और बी माइनस 12 और माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा बी माइनस 20। तो ये आपका मैट्रिक्स आ चुका है इक्विवेलेंट फॉर्म में। अब देख लीजिए ये इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया है, ठीक है, क्योंकि देखो इसके नीचे भी जीरो, इसके नीचे भी जीरो, यहाँ पर तो नीचे के सवाल ही नहीं उठता, तो ये आपका मैट्रिक्स इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अगर आपको मैट्रिक्स ए देखना है, अगर आपको सिर्फ क्या करना है, मैट्रिक्स ए का रैंक फाइंड करना, तो इतने मैट्रिक्स को आप देखकर बताएंगे। अगर आपको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए भी पूछा जाता तो पूरे को देखकर बताओ रैंक कितना होगा, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर सेपरेट सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं, अब बात करते हैं कि सिस्टम के पास सॉल्यूशन कब नहीं होगा। तो पहला केस आपका आता है नो सॉल्यूशन। तो फर्स्ट यहां पर ऐड कर लीजिए नो सॉल्यूशन, तो इस सिस्टम के पास सॉल्यूशन कब नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। तो यहां पर आप बता सकते हैं किसी भी नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास सॉल्यूशन कब नहीं होता है, जब ए का रैंक ए बी के रैंक के बराबर ना मिले। तो यहां पर आप कह सकते हो सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन इफ, सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन इफ एंड ओनली, जब क्या हो जाए, रैंक ऑफ ए जो है ना ए बी के रैंक के बराबर ना मिले, मतलब मैट्रिक्स और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का रैंक आपको सेम ना मिले,
तब जाकर ए इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लोग एक ए भी बता सकते हो ना। अब आपका मैट्रिक्स ए रहा, पहले रो और दूसरे रो में तो एंट्रीज फिक्स है, हम कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। जो कुछ हम चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ए और बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ए का रैंक और बी का रैंक सेम ना हो, ए का रैंक और ऑगमेंटेड का रैंक सेम ना हो। अगर ए का रैंक डिफरेंट मुझे करना है तो मैं क्या करूं, तो मैं एक इसको जीरो अगर बना दूं, मान लीजिए मैंने इसको जीरो कर दिया, लो इसको मैंने जीरो कर दिया, और इसको मैं अगर नॉन जीरो कर दूं तो से कुछ नॉन जीरो पी है, तो उस केस में देखो ए का रैंक इतना हो जाएगा, ए का रैंक 2 मिल गया, ठीक है, ए का रैंक कितना मिलेगा 2। और अगर आपसे पूछा जाए ए बी का रैंक, तो पूरे पार्ट का देख लो, इसको देखो इस मैट्रिक्स को, इसका रैंक कितना हो जाएगा, ए बी का रैंक 3 हो जाएगा ना। तो मतलब यहां से मुझे ये समझ में आता है ये तभी पॉसिबल होगा जब मैं इसको a-10 को मैं जीरो कर दूं और ये b-20 को मैं जीरो ना होने दूं, नॉन जीरो रखूं, तब जाकर क्या हो पा रहा है, ए का रैंक और ए बी का रैंक डिफरेंट हो पा रहा है ना। तो यहां से आप ऐसे कह सकते हो ये तभी पॉसिबल होगा जब a-10 को आप जीरो कर दें और b-20 को जीरो ना होने दें। मतलब a की वैल्यू आप 10 रख दीजिए और b की वैल्यू 20 के अलावा कुछ भी रखिए, तो इस सिस्टम के पास कभी भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। a की वैल्यू 10 कर दो और b की वैल्यू 20 मत रखो, उसके अलावा कुछ भी रख लो, a का रैंक आपको इस केस में 2 मिल जाएगा और ए बी का फिर 3 मिल जाएगा, जो कि दोनों के रैंक सेम नहीं हुए, तो सिस्टम के पास सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, ये नो सॉल्यूशन का हो गया। अब सेकेंड हम बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो यहां पर आप कह सकते हो यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन, तो किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, तो आपको पता है यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब दोनों का रैंक सेम हो जाए, ए और ए बी का सॉल्यूशन के लिए, फिर नंबर ऑफ अननोन के इक्वल हो जाए। तो यहां पर आप कह सकते हो सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, ये यूनिक का सिंबल है, यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली जब क्या हो जाए, ए का रैंक किसके इक्वल आ जाए, ए बी के रैंक के इक्वल आ जाए, और वो भी किसके इक्वल आना चाहिए, एन, एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू अगर आप देखोगे कितने अननोन्स है, यहाँ पर 3 है, एन की वैल्यू 3 है। मतलब आपको कुछ ऐसा करना ए और ए बी दोनों का रैंक 3 आ जाए। तो तब देखो सिर्फ मुझे अगर ए के बारे में सोचूं, मैं इतने पार्ट को देखता हूं, ए का रैंक 3 कब होगा, इसको देखो, अगर ए जीरो ना होने पाए, ये जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ये जीरो हो गया a-10 तब तो रैंक 2 हो जाएगा ए का। तो इसका मतलब मैं क्या करूं ना, a-10 को जीरो ना होने दूं, मान लीजिए यहां पर a-10 को आपको जीरो नहीं होने दे रहा, मान लीजिए p है, तो उस केस में a का रैंक कितना आ जाएगा, a का रैंक 3 आ जाएगा ना। अब ए बी का रैंक देखो, ए बी का रैंक मान लीजिए अगर मैं इसको जीरो कर देता हूं, मान लीजिए जीरो हो गया, तो भी ए बी का रैंक कितना आएगा, 3 ही आएगा। अगर ये जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, तो भी तो ए बी का रैंक 3 आएगा। मतलब इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, इस पोजीशन पर, चाहे आप b-20 जीरो हो या नॉन जीरो हो, इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो यहां से आप ऐसे कह सकते हो, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, इसको जीरो मत होने दो, और ये जो b-20 है चाहे कुछ भी हो जाए, जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहां से आप क्या कह सकते हो, ये तभी पॉसिबल होगा जब a-10 आपका जीरो ना हो, b कुछ भी हो, मतलब a की वैल्यू 10 ना हो, b आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी नंबर ले लो, b में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अब थर्ड पॉइंट पर हम डिस्कस करते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस कब आएंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आपको पता है किसी भी सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब आते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिस्टम के पास तभी आता है, सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ए का रैंक ए बी के रैंक के बराबर आ जाए और एक इसके इक्वल आ जाए, और ये जो है ना दोनों का रैंक सेम हो, और नंबर ऑफ अननोन मतलब 3 से छोटा होना चाहिए, अननोन की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो ए और ए बी का रैंक सेम होना चाहिए और दोनों का रैंक 3 से छोटा होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ए देखो इतना ए का रैंक मुझे 3 से कम चाहिए, मैं एक ही जगह चेंज कर सकता हूँ, इसको जीरो कर लेता हूँ, लो जीरो,
और मुझे ना ए बी का रैंक भी 3 से कम चाहिए, तो इसको भी मुझे 0 करना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को 0 कर लूँ तो देखो दोनों के रैंक, ए का रैंक भी 2 हो गया, बी का रैंक भी 2, दोनों का रैंक इक्वल है, मतलब सोल्यूशन हो गया। और 3 से कम भी हो गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गया। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, ये तभी पॉसिबल होगा जब आप a-10 और b-20 दोनों को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं तभी पॉसिबल होगा जब a-10 भी आपका 0 हो जाए और b-20 भी आपका 0 हो जाए। मतलब अगर आप a की वैल्यू 10 रखेंगे और b की वैल्यू 20 रखेंगे तो इस सिस्टम के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन ए और बी की किस वैल्यू के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल के सेशन में इतना ही। थैंक यू।